तो चलिए आज एक सफ़र पर चलते हैं। ये सफ़र है एक ऐसे यात्री का जो हिंद महासागर में जन्म लेता है, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करता है और भारत पहुंचकर पूरे देश के जीवन को बदल देता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मानसून की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक कमाल की कहानी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ राजस्थान की सूखी फटी हुई जमीन का चित्र है जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मेघालय के पहाड़ हैं जो हरियाली और झरनों से लबालब हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी जटिल, शक्तिशाली और जीवन देने वाली प्रणाली की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये तुलना बहुत अच्छी है। स्रोतों में एक लाइन है, अनेकता में एकता। ये सिर्फ भारत की संस्कृति के लिए नहीं बल्कि यहाँ के मौसम के लिए भी एकदम सटीक है। अच्छा। जैसा आपने कहा, राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री और उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 19 डिग्री। या बारिश का ही उदाहरण लें। हाँ। चेरापूंजी के पास मौसिनराम में साल में लगभग 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब इतनी कि एक 3 मंजिला इमारत डूब जाए। बाप रे। और वहीं जैसलमेर में मुश्किल से 9 सेंटीमीटर। सिर्फ 9 सेंटीमीटर? हाँ, यानी उंगली के एक पोर के बराबर। तो आज हमारी चर्चा इसी अविश्वसनीय विविधता के पीछे के विज्ञान को समझने पर होगी। ये कोई साधारण मौसम की घटना नहीं है, ये एक महाकाव्य है। ठीक है, तो इस महाकाव्य को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल साफ कर लेते हैं। मौसम और जलवायु, लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ, और यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मौसम वो है जिसके हिसाब से आप आज सुबह तय करते हैं कि छाता लेकर निकलना है या नहीं। ओके। ये आज का, इस हफ्ते का हाल है जो हर घंटे बदल सकता है। लेकिन जलवायु वो है जिसके आधार पर आप तय करते हैं कि आपको अलमारी में ऊनी कपड़े रखने हैं या सूती। मतलब एक लंबा पैटर्न। बिल्कुल। ये 30-50 साल या उससे ज्यादा के मौसम का औसत पैटर्न है। भारत की जो हम बात करें वो चरम विविधता इसी जलवायु के पैटर्न का हिस्सा है। समझ गया। तो इस विशाल मंच पर जहां इतने अलग अलग नाटक खेले जा रहे हैं, वो कौन सी बड़ी चीजें हैं जो इस जलवायु को नियंत्रित करती हैं? मतलब पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कई बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम है हिमालय। ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये भारत के लिए एक जलवायु ढाल है। सोचिए, ये एक विशाल दीवार की तरह खड़ा है जो सर्दियों में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली, सूखी हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। अच्छा, मतलब अगर हिमालय नहीं होता तो दिल्ली और पटना शायद साइबेरिया जितने ठंडे होते। बिल्कुल। और इसका दूसरा काम और भी महत्वपूर्ण है। जब मॉनसून की नमी से भरी हवाएं आती हैं तो हिमालय उन्हें रोककर ऊपर उठने पर मजबूर करता है। ओके। जिससे वे ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी बारिश के रूप में भारत पर ही बरसा देती हैं। ये एक तरह का गेटकीपर है। सही। दूसरा खिलाड़ी है कर्क रेखा, जो देश के बीच से गुजरती है। ये भारत को मोटे तौर पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। हाँ, दक्षिणी हिस्सा जो गर्म और उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी हिस्सा जो उपोष्णकटिबंधीय है, जहां मौसम ज्यादा बदलते हैं। और ऊंचाई का भी जिक्र है। स्रोत में आगरा और दार्जिलिंग का उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये बहुत सीधा सा विज्ञान है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तापमान उतना ही गिरेगा। आगरा और दार्जिलिंग लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री होता है तो दार्जिलिंग का 4 डिग्री। सिर्फ ऊंचाई की वजह से? सिर्फ ऊंचाई की वजह से। फिर आता है समुद्र का प्रभाव। मुंबई या चेन्नई जैसे तटीय शहरों में पूरे साल तापमान लगभग एक जैसा रहता है। न ज्यादा कड़ाके की सर्दी, न झुलसाने वाली गर्मी। इसे समकारी जलवायु कहते हैं ना? सही। और दिल्ली या भोपाल जैसे शहर जो समुद्र से दूर हैं, वहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। वो विषम जलवायु है। ठीक है, तो मंच तैयार हो गया है। हिमालय अपनी जगह पर है, समुद्र अपना काम कर रहा है, लेकिन अब हम असली इंजन रूम में जा रहे हैं। इस पूरे मानसून शो का प्ले बटन कहाँ है? इसे चालू कौन करता है? हाँ, स्रोत ITCZ या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जैसी किसी चीज की बात करते हैं। हाँ, और ये सुनने में जितना जटिल लगता है उतना है नहीं। इसे मौसम का चुंबक समझिए। मौसम का चुंबक? हाँ, गर्मियों में जैसे जैसे सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है, भारतीय उपमहाद्वीप,
खासकर तिब्बत का पठार और उत्तर पश्चिम भारत बुरी तरह से गर्म होने लगता है। जमीन पानी से बहुत जल्दी गर्म होती है। ये जबरदस्त गर्मी अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इससे जमीन पर एक गहरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो अपने आसपास की हवा को अपनी ओर खींचता है। शक्तिशाली होता है कि ये हिंद महासागर के ऊपर से यहाँ तक कि दक्षिणी गोलार्ध से भी नमी से लदी हवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। एक मिनट, लेकिन ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करते ही मुड़ क्यों जाती हैं? ऐसा तो नहीं कि वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल लगाओ कि अब भारत की तरफ मुड़ जाओ? ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही है। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल? हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक घूमते हुए झूले पर बैठे किसी दोस्त की तरफ सीधी गेंद फेंकें, तो गेंद सीधी नहीं जाएगी, वो मुड़ जाएगी। पृथ्वी भी एक विशाल घूमता हुआ झूला है। अच्छा। जब ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में दाखिल होती हैं, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। सिर्फ दाहिनी ओर? हाँ, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। और बस यही एक मोड़ इन दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं में बदल देता है। यही वो मोड़ है जो भारत के लिए जीवन लेकर आता है। ये तो कमाल है, मतलब पृथ्वी का घूमना ही इन हवाओं को भारत की तरफ धकेलता है। ये सब कितना जुड़ा हुआ है। पर क्या ये सिर्फ भारत और हिंद महासागर की कहानी है, या इसमें कुछ वैश्विक खिलाड़ी भी शामिल है? स्रोतों में अल नीनो का जिक्र है। इसमें जो बात सबसे आकर्षक है वो इसका वैश्विक जुड़ाव ही है। सोचिए, पूरी दुनिया का मौसम एक दूसरे से जुड़ा एक विशाल मकड़ी का जाला है। अल नीनो, जो पेरू के तट यानी दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में पानी का गर्म होना है, उस जाले के एक कोने में हलचल पैदा करता है। रुकिए, आप कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका के पास हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में पानी थोड़ा गर्म हो जाने से भारत के किसी गांव में किसान की फसल बर्बाद हो सकती है? ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। जब पेरू के पास पानी गर्म होता है तो वो पूरे प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव और बहाव के पैटर्न को बदल देता है। अच्छा, यह बदलाव भारत की ओर आने वाली नमी वाली हवाओं के रास्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है, जिससे वे कमजोर पड़ जाती हैं या भटक जाती हैं। और नतीजा? भारत में मानसून देर से आता है या कमजोर पड़ता है, जैसा कि स्रोत 1991 के उदाहरण से बताते हैं। वाह, ये तो जमीन पर चलने वाली हवाओं की बात हुई, लेकिन आसमान में ऊपर क्या हो रहा है? मुझे याद है मैंने कहीं जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था। क्या उनका भी इस कहानी में कोई रोल है? बिल्कुल, और बहुत अहम रोल है। आप इन्हें मानसून का बूस्टर रॉकेट समझ सकते हैं। बूस्टर रॉकेट? हाँ, ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां होती हैं। गर्मियों में पूर्वी जेट प्रवाह नाम की एक धारा भारत के ऊपर स्थापित हो जाती है। ओके। माना जाता है कि यही जेट प्रवाह भारत में मानसून के प्रस्फोट यानी बारिश के अचानक और जोरदार आगमन के लिए जिम्मेदार है। तो ये पूरा सिस्टम एक विशाल जटिल मशीन की तरह है जो गर्मियों में चालू हो जाता है। ITZZ का वो वैक्यूम, हवाओं का वो मोड़ और जेट स्ट्रीम का वो बूस्ट, ये सब मिलकर मंच तैयार करते हैं। तो फिर पर्दा कब उठता है? चलिए, अब इस यात्री के साल भर के सफर पे नजर डालते हैं। कहानी शुरू करते हैं शीत ऋतु से, जो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। सर्दियों से? हाँ, इस समय भारत में मुख्य घटना होती है पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से उठे तूफान है जो ईरान, अफगानिस्तान से होते हुए उत्तर भारत पहुंचते हैं और सर्दियों में हल्की बारिश या बर्फबारी करते हैं। हाँ, दिल्ली में सर्दियों की बारिश, कहते हैं ये गेहूं की फसल के लिए सोने की बूंदों जैसी होती है। बिल्कुल, ये रबी की फसलों के लिए अमृत है। इसी समय जब ये विक्षोभ गुजर जाते हैं तो पीछे से हिमालय और कैस्पियन सागर से बर्फीली हवाएं आती हैं जो उत्तर भारत में शीतलहर लाती हैं। और फिर धीरे धीरे सूरज अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है और गर्मियां आती हैं। सही। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक। अब जमीन तपना शुरू होती है। मई आते आते उत्तर पश्चिम भारत भट्टी बन जाता है। तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये वही प्रक्रिया है जिसकी हमने बात की थी। हाँ, एक तीव्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनना जो आने वाले मानसून के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है।
इसी समय कुछ स्थानीय तूफान भी आते हैं, जैसे लू। मुझे याद है बचपन में गर्मियों में बाहर निकलने पर मना किया जाता था। हाँ, वो गर्म, सूखी और झुलसा देने वाली हवा ही लू है। बंगाल में इसी तरह के गरज और तूफान वाले मौसम को काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी? हाँ, यानी बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। और दक्षिण में केरल और कर्नाटका में आम्र वर्षा या मैंगो शावर्स होते हैं। ये मानसून से पहले की बौछारें हैं जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। और फिर इंतजार खत्म होता है, मानसून का आगमन। हाँ, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। इसका आगमन मॉनसून के प्रस्फोट के साथ होता है। कल्पना कीजिए, हफ्तों की चिपचिपी गर्मी के बाद अचानक आसमान में काले बादल घिरते हैं, बिजली कड़कती है और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। बिल्कुल, कुछ ही घंटों में तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर जाता है। ये सिर्फ बारिश नहीं, एक त्योहार है। ये 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश को अपनी आगोश में ले लेता है। स्रोतों में इसकी 2 शाखाओं का जिक्र है, एक अरब सागर से और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। ये 2 अलग-अलग रास्तों से आती हैं। बिल्कुल, ये यात्री 2 रास्तों पर बढ़ जाता है। अरब सागर शाखा ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सीधी पश्चिमी घाट से टकराती है और उसके पश्चिमी ढलानों पर, जैसे मुंबई और गोवा में, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की भारी बारिश करती है। ओके। दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। ये पहले उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। वहां ये मेघालय की गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से टकराती है। मौसम राम वाली जगह। हाँ, ये पहाड़ियां एक कीप की तरह हैं जो इन हवाओं को फंसा लेती हैं। नतीजा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश। इसके बाद ये हवाएं हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ती हैं। और फिर मानसून की वापसी। स्रोत इसे मानसून का निवर्तन कहते हैं, यानी लौटना। ये कैसे होता है? ये शरद ऋतु है जो अक्टूबर-नवंबर में होती है। अब सूरज दक्षिण की ओर जा चुका है तो गंगा के मैदान पर बना वो मौसम का चुंबक, वो कमजोर होकर दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। तो पवनें लौटने लगती हैं? हाँ, इस दौरान आसमान साफ हो जाता है, लेकिन जमीन में महीनों की बारिश की नमी होती है। अक्टूबर हीट, ये शब्द मैंने कई बार सुना है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, कुछ और है ना? हाँ, ये बहुत अजीब और चिपचिपी गर्मी होती है। सोचिए, जमीन में नमी है लेकिन आसमान साफ है और सूरज तेजी से चमक रहा है, तो वो सारी नमी भाप बनकर हवा में भर जाती है। पसीना आता है पर सूखता नहीं। बहुत असहज होता हुआ, बहुत। और इसी समय चक्रवातों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये मानसून का पार्टिंग शॉट होता है। अच्छा। लौटते मानसून के समय अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती सिस्टम बनते हैं। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर, खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी तबाही मचा सकते हैं। यह पूरा चक्र तो वाकई एक महाकाव्य जैसा है, लेकिन इन सबका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? स्रोत मानसून को भारतीय जीवन की धुरी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है। और ये 100% भी सही है। भारत का पूरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा इसी एक लय पर नाचता है। स्रोत बताते हैं कि देश की 64% आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और हमारी खेती सीधे तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी है। तो अच्छी बारिश मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था? बिल्कुल। अच्छी फसल, ग्रामीण इलाकों में लोगों की जेब में पैसा और पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी। खराब बारिश का मतलब सूखा, कर्ज और संकट। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। सही। हमारे त्योहार जैसे तीज मॉनसून के आने का जश्न मनाते हैं। हमारे लोकगीतों और संगीत के राग जैसे मल्हार बारिश को बुलाने के लिए गाए जाते हैं। लेकिन इसकी यही अनिश्चितता इसका सबसे बड़ा जोखिम भी है। और अंत में स्रोत भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक चेतावनी भी देते हैं। मतलब ये दोस्त और भी ज्यादा मनमौजी हो सकता है। हाँ, और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रीनहाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। गर्म वायुमंडल में ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि जब बारिश होगी तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और सूखेगा। और 2 बारिशों के बीच का सूखा लंबा हो सकता है। स्रोत वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस और समुद्र तल में 48 सेंटीमीटर की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हैं। उसके परिणाम बहुत व्यापक होंगे, ग्लेशियरों के पिघलने से लेकर फसल चक्र बदलने तक। हाँ, और सबसे बड़ी चिंता यह कि ये मॉनसून की अनिश्चितता को और भी बढ़ा देगा।
जो दोस्त पहले से ही मनमौजी था वो और भी ज्यादा अप्रत्याशित हो जाएगा। तो संक्षेप में देखें तो तमाम क्षेत्रीय विभिन्नताओं और चरम स्थितियों के बावजूद ये मानसून ही है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक लय और एक जलवायु पहचान में बांधता है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत निष्कर्ष निकालते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद मॉनसून और ऋतुओं की ये लय भारत को एक एकल जलवायु इकाई में बांधती है। ये एक एकीकरण करने वाली शक्ति है। स्रोतों से ये साफ है कि जीवन इस लय के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है और जैसा कि हमने चर्चा की, वैश्विक पैटर्न बदल रहे हैं और जोखिम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ सोचने के लिए एक विचार है, अगर ये लय जिसने हजारों सालों से जीवन को परिभाषित किया है मौलिक रूप से कम भरोसेमंद हो जाए तो एक पूरी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके त्योहार, उसकी कृषि और उसके जीने का तरीका खुद को कैसे ढालेगी।